हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल मेरे शेर शेरनियों राम राम राधे राधे। डांग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सोनू कुमार आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो देखिएगा मित्रों, हमने जो हमारी जो पिछली कक्षा हुई थी इतिहास की, उसमें मेवाड़ के इतिहास को कहीं ना कहीं समझा था और समझने की कोशिश की थी। तो देखिएगा मेवाड़ का इतिहास पढ़ा था, तो मेवाड़ के इतिहास में आपने देखा होगा कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, आगे भी चर्चा करने वाले हैं। और एक मोटिवेशन कोटेशन वो लेकर आया हूँ कि भाई मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आके डालकर कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं, मंजिल की इसकी औकात दिखानी है। और हमारा जो मकसद है, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे और कोई हो, उसे कहीं ना कहीं प्राप्ति करना है। और इसके अलावा आपके जीवन में समस्याएं आती रहती है, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, समस्याओं से लड़कर उनसे आगे निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की कला है। यानी रुकना नहीं है, किसी काम को शुरू कर दिया, चाहे पढ़ाई वो चाहे कुछ ही मान लो, उसे एक बार शुरू कर दिया तो वापस से रोकना नहीं है, लगातार करते रहना है। आगे बात समझे। इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं हमारे जो मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक पर जाएंगे। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। एक बात और कहना चाहूँगा जो बच्चे वीडियो देखते हैं उनके लिए, कि भाई वीडियो देखने के बाद में कमेंट जरूर करें, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जिससे कि मुझे अपनी जो कमी है उसका कहीं ना कहीं एहसास हो जाए। देखते सब है, और कहीं ना कहीं सब्सक्राइब करने की कोशिश करें और शेयर करने की भी कोशिश करें, थोड़ा सा कष्ट करें, इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता। आगे बात समझे। इसके बाद मैं चर्चा करने वाला हूँ गुहिल वंश की। गुहिल वंश हमने जो पिछली क्लास हुई थी उसमें थोड़ी सी चर्चा भी की थी, और विस्तृत रूप से हम चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा मेवाड़ पर जो पहला जो वंश था गुहिल वंश आया था। गुहिल वंश ने कहीं ना कहीं अपना जो अस्तित्व है मेवाड़ में रखा था। और जो 5 जिले बताए थे पिछले क्लास में मेवाड़ में आने वाले, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। आगे बात समझे। एक बार और लिख देता हूँ, लिख लेना, अगर किसी बच्चे ने नहीं लिखा है तो लिख लेना। एक तो आ जाएगा उदयपुर, एक आ जाएगा प्रतापगढ़, एक आ जाएगा उदयपुर प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, एक आ जाएगा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जिसे राजस्थान की टेक्सटाइल कहते हैं, वस्त्र नगरी भी कहते हैं। आगे बात समझे। ऐसे करके इनके आसपास का जो क्षेत्र आता है उसे क्या कहते हैं भाई? इसे हम बोलते हैं मेवाड़ बोलते हैं। आगे बात समझे। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं मेवाड़ के इतिहास में। मेवाड़ गुहिल वंश है, गुहिल वंश के संस्थापक किसे कहते हैं, कौन है थे, ये भी थोड़ा सा नोट कर लेना, लिख लेना। वैसे गुहिल को मानते हैं, गुहिल को संस्थापक मानते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वो कहीं ना कहीं बप्पा रावल को माना जाता है, क्योंकि बप्पा रावल से ही आगे जो युद्ध वगैरह थे इनके बारे में गुहिल था। लेकिन गुहिल के बारे में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जानकारी मिलती है, लेकिन कम ही मिलती है। गुहिल के बारे में चर्चा करें तो देख लीजिएगा, राजा जो गुहिल हुआ था, गुहिल के बारे में एक बार थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। देखिएगा, इसकी जो माता थी, माता का नाम था पुष्पावती, पुष्पावती। और पिता का नाम जो था वो क्या था? पिता का नाम था शीलादित्य, शीलादित्य। और इसका जो गुजारा किया गया था, मतलब लालन पालन बोल सकते हो, गुजारा बोल सकते हो, वो किसने किया था गुहिल का? तो वो किया था कमलावती नामक ब्राह्मणी ने। वीरनगर की एक ब्राह्मणी थी, उसका नाम क्या था भाई? कमलावती ब्राह्मणी थी। ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। कमलावती, कमलावती नामक ब्राह्मणी ने इसका क्या किया था रे भाई? लालन पालन किया था। आगे बात समझे प्यारे साथियों। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं बप्पा रावल की। तो देखिएगा, बप्पा रावल, इनकी जो उपाधि थी वो बप्पा ही थी। कारण क्या था? तो कारण सीधा सा था कि भाई ये हरित ऋषि की गाय चराते थे। गाय चराते थे तो एक दिन क्या हुआ कि भाई जुनैद का आक्रमण हुआ गायों के कारण। तो जुनैद के आक्रमण में क्या हुआ कि भाई आक्रमण में आपको पता है कि युद्ध होता है। जुनैद को परास्त कर दिया किसने? बप्पा रावल ने। वास्तविक नाम इनका क्या था रे भाई? काले बोझ था। आगे बात समझे। तो उनको प्राप्त किया तो भाई सीधी सी बात है कि हरित ऋषि प्रसन्न होगा, प्रसन्न होकर इन्होंने इनको क्या कर दी भाई? उपाधि प्रदान कर दी। आगे बात समझे। अब इनके बारे में थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। देखिएगा, बप्पा रावल का पहले तो समय लिख लीजिएगा। समय जो होता है, समय का कालक्रम 734 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी तक इनका समय माना जाता है।
आगे बात समझे। इसके बाद ये चर्चा करने वाले राजधानी। राजधानी को अंग्रेजी में कैपिटल बोलते हैं। मैंने सी लिखा, आप समझ लेना, समझदार हो। आगे बात समझे। तो भाई इनकी जो राजधानी थी, राजधानी कौन सी थी भाई? नागदा। नागदा। और नागदा कहाँ पर पड़ता है भाई? आपका उदयपुर में। उदयपुर में। उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक झीलें पाई जाती है। नक्की झील है, सुना होगा आपने, देवताओं के नाखूनों के द्वारा बनाई गई थी। आगे बात समझे। इसके बारे में चर्चा करने वाले अस्तित्व। अस्तित्व क्या था कि भाई सीधी सी बात है कि भाई बब्बर रावल सबसे पहले आया और सबसे ताकतवर राजा भी था। तो ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि भाई मेवाड़ का सबसे ताकतवर राजा, सबसे पहले जो ताकतवर राजा माना जाता है वो यही था। मेवाड़ का फर्स्ट बोल सकते हो, प्रथम बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। मेवाड़ का फर्स्ट ताकतवर राजा, ताकतवर शासक बोल सकते हो या फिर राजा बोल सकते हैं। कि बात है, समझने वाली बात है, हो गई। इसके बाद चर्चा करने वाले अधिकार। अधिकार इसने अधिकार भी किया था। अधिकार किस रूप में किया था ये भी थोड़ा सा नोट कर लेना भाई। आपको पता है कि भाई जुनैद का आक्रमण हुआ था, तो जुनैद को हराकर इसने किस पर अधिकार किया था भाई? आपके मेवाड़ पर कहीं ना कहीं अधिकार किया था। इसका जो वास्तविक नाम है वो क्या था भाई? काले भोज था। और इनकी उपाधि जो थी वो यही थी, उपाधि बप्पा रावल ही थी। तो ये लिख सकते हो उपाधि, यहाँ पर बप्पा लिख सकते हो या फिर बप्पा रावल, ये इनकी उपाधि थी। तो उपाधि देने का कारण या फिर उपाधि रखने का कारण क्या था? सीधी सी बात है कि भाई हरित ऋषि गाय चलाते थे, तो यही कारण था कि इनकी जो उपाधि पड़ी थी वो क्या पड़ी थी भाई? बप्पा रावल पड़ी थी, हरित ऋषि की गाय। गाने का मतलब ये प्रारंभिक जो जीवन था उसमें घोड़े के रूप में थे, गाय चलाते थे। आगे बात समझो। इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि भाई कुल देवता यानी गुहिल वंश का जो कुल देवता बोल सकते हो या फिर बप्पा रावल का कुल देवता कौन था? एकलिंगनाथ जी थे। ये भी थोड़ा सा नोट है, कल्याण। एकलिंग नाथ। बट इसने बप्पा रावल ने एकलिंगनाथ जी को अपना कुल देवता माना। तो कुल देवता मानने के साथ साथ इन्होंने क्या किया कि इनका मंदिर ही बना दिया। ये थोड़ा सा डायग्राम बना लेना, थोड़ा सा मैं बना देता हूँ, देखिएगा। इस प्रकार से कुछ इन्होंने एक मंदिर का भी निर्माण कराया था। ये इसकी कौन सी तरी होगी? क्षत्रिय होगी। आगे बात समझ आ गई। एकनाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद जो चर्चा करने वाले हैं बप्पा रावल के बारे में, सबसे ज्यादा आपका राजा अल्लट, इसे आलू रावल ही बोलते हैं। तो इसकी जो राजधानी थी वो अहड़ थी। अहड़ कहाँ पर पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिए। देखिएगा उपाधि जो थी इसकी क्या थी? आलू रावल। पिछली कक्षाओं में मैंने आपको जो पिछली मेवाड़ वाली क्लास हुई थी उसमें आलू रावल ही लिखाया था, तो इसे थोड़ा सा नोट कर लेना। इसका जो वास्तविक नाम था वो यही था, वास्तविक नाम। ये भी थोड़ा सा नोट कर लेना, लिख लेना। इसके बाद में चर्चा करने वाले विवाह। इसका जो विवाह है आलू रावल का वो किसके साथ में हुआ था? एक पूर्ण राजकुमारी के साथ में हुआ था। पूर्ण राजकुमारी के साथ में हुआ था, ये भी थोड़ा सा नोट कर लेना। पूर्ण राजकुमारी के साथ में हुआ था। तो इसे राजस्थान बोल सकते हो, मेवाड़ बोल सकते हो। इसका अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी माना जाता है, पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह बोल सकते हो। ये भी कई परीक्षाओं को कवर करता है। यहाँ तक ऐसा ही आगामी भर्ती परीक्षा सीईटी में भी आने की संभावना रहेगी। ये भी थोड़ा सा नोट कर लेना, इंपोर्टेंट कर लेना। राजस्थान का फर्स्ट बोल सकते हैं, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह पूर्ण राजकुमारी से विवाह किया था। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं इसने निर्माण के साथ करवाया था। निर्माण जो मुख्यतः बोलते हैं वो बरहा मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, लिख के लीजिएगा। बरहा मंदिर का क्या कराया भाई? निर्माण कराया था। आगे बात समझे।
और इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं शक्ति सिंह की। इसके बारे में जानकारी सिर्फ इतनी ही मिली है। शक्ति सिंह के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसका जो कार्यकाल हुआ था वो कब से कब तक था, तो वो कार्यकाल 977 से लेकर 993 ईसा या फिर ईस्वी तक रहा था। ये कार्यकाल नोट कर लीजिएगा, कालक्रम बोल सकते हो। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं कि शक्ति सिंह ने किसका निर्माण कराया था। शक्ति सिंह ने सीधी सी बात है कि भाई त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण। आगे बात समझो, तो एक ही नोट लगाकर लिख लीजिएगा। नोट लगाकर लिख सकते हो आप। अगर नोट कर रहे हो तो नोट लगाकर लिख सकते हो। चाहे 1000 का हो, 1000 का वैसे बंद हो गया, 500 का लगाकर लिख सकते हो। देखिएगा क्या लिखोगे नोट में। नोट में आपको लिखना है कि भाई आपके जो हुआ था कौन, बप्पा रावल था। सिक्के भी चलाए थे इसने, सिक्के भी चलाए थे। इस प्रकार के सिक्के चलाए थे, सूर्य प्रकार के सिक्के चलाए थे। ये सूर्य का चित्र बना लेना। आगे बात समझे, तो इसने सिक्के भी बनाए थे। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं मेवाड़ में रावल शाह का जो, अब इसके बाद में जिन भी राजाओं का चर्चा करने वाले हैं रावल नाम से आएंगे। रावल रतन सिंह हो, रावल सेन सिंह हो, रावल कुमार सिंह हो, रावल सामन सिंह हो। तो देखिएगा मेवाड़ में सर्वप्रथम रावल की उपाधि धारण करने वाला सबसे कौन सा था रे भाई, रावल क्षेम सिंह था। ये थोड़ा सा नोट कर लेना, लिख लेना। किसने नोट की थी भाई, किसने जो रावल की उपाधि धारण की थी सबसे पहले, रावल क्षेम सिंह ने। ये क्वेश्चन भी आता रहता है, रावल क्षेम सिंह। इसे भी इंपोर्टेंट कर लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी भर्ती परीक्षा सीईटी को कवर करने वाला क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद में चर्चा करने वाले क्षेम सिंह के पुत्र हुए थे। कितने पुत्र हुए थे, तो इनके पुत्र हुए थे 2 पुत्र। पुत्रों का नाम क्या था, एक का नाम था कुमार सिंह और एक का नाम था सामन सिंह। ये भी थोड़ा सा नोट कर लेना, लिख लेना। आगे बात समझे, एक का था कुमार सिंह था, कुमार सिंह, और एक का क्या था, सामंत सिंह। अभी मेवाड़ में जो महत्वपूर्ण शासक हुए थे, राजा हुए थे, आपको पता है कि भाई चित्तौड़गढ़ जाना जाता है। और चित्तौड़गढ़ के लिए एक कहीं ना कहीं शायरी बोल सकते हो कि भाई चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर के लिए गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, सिरे चिलानो बाटियों, सिरे तो जैसलमेर। यानी दक्षिण में तो चित्तौड़गढ़ हो गया, दक्षिण में तो कौन सा गढ़ हो गया, चित्तौड़गढ़। और पश्चिम में कौन सा हो गया, सोनारगढ़ हो गया, जो जैसलमेर में स्थित है, सोने की आकृति वाला। आगे बात समझे। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं रावल सामन सिंह। तो रावल सामन सिंह का पहले तो कार्यकाल नोट कर लीजिएगा। रावल सामन सिंह का कार्यकाल था 1172 से लेकर 1176 ईस्वी तक। इसके बारे में एक जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी, महत्वपूर्ण घटना कौन सी हुई थी, ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि इसने जो वागड़ क्षेत्र था, वागड़ क्षेत्र कौन सा, ज्योग्राफी का सवाल है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र इसकी स्थापना की थी। आगे बात थोड़ा सा नोट कर लेना, लिख लेना। ये तो इसका कार्यकाल हो जाएगा 1172 से लेकर 1176 ईस्वी तक। इसके बाद में वागड़ क्षेत्र की स्थापना, वागड़ क्षेत्र की स्थापना। जिले लिखना मत भूलना। वागड़ क्षेत्र में कितने जिले आते हैं, 2 जिले आते हैं। 2 जिले कौन कौन से, एक हो जाएगा डूंगरपुर, डोंगरीपुर, एक हो जाएगा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। दोनों जिले क्या करते हैं भाई, सीमा की धड़ी है, यानी सीमा पर स्थित है। कनक रेखा वाले जिले, कनक रेखा गुजरती है। आगे बात सुनो। इसके बाद में चर्चा करने वाले जेतर सिंह। देखिएगा जेतर सिंह की कहानी को चला गया। जेतर सिंह की कहानी इस प्रकार से है कि भाई इनका जो बोल सकते हो कार्यकाल कब से शुरू हुआ था, कब बंद हुआ था। तो शुरू करने की कहानी यह है कि 1213 ईस्वी में तो शुरू हुआ था और 1253 ईस्वी के आसपास बंद हुआ था। ये जो है डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, ये जो है चित्तौड़ बोल सकते हो, मेवाड़ है, इसका क्या माना जाता है भाई, सबसे प्रतापी शासक माना जाता है।
ये भी थोड़ा सा नोट कर लेना। इसका जो कार्यकाल हो जाएगा 1213 ईस्वी से लेकर के 1253 ईस्वी तक, 1253 ईस्वी तक। ये थोड़ा सा नोट कर लेना, लिख लेना। आ गई बात समझ। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं कि भाई जेत सिंह जो हुआ था, इसकी जो कैपिटल थी वो कौन सी थी भाई? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। आगे बात समझे। इसके बाद में लिखा मैंने स्वर्णकाल। तो स्वर्णकाल क्या था कि मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का बोल सकते हो कि स्वर्णकाल था। स्वर्णकाल क्यों था? क्योंकि इसने जो निर्माण करवाए थे मंदिर वगैरह के, और भी कुछ विकास के कार्य करवाए थे। आगे बात समझे। 1 मिनट थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं इसकी वागड़ क्षेत्र में। मैंने बता दिया था जेत सिंह पर चर्चा कर रहे थे, यानी मेवाड़ का जो इतिहास था उसमें मध्यकालीन। तो प्यारे मित्रों, हम जेत सिंह की चर्चा कर रहे थे। जेत सिंह मेवाड़ के इतिहास का पहला जो बोल सकते हो या फिर सबसे ताकतवर राजा माना जाता है मेवाड़ के इतिहास का। ये भी थोड़ा सा नोट कर लेना। चित्तौड़गढ़ के फिर मेवाड़ दोनों एक ही बात है। स्वर्णकाल, मध्यकालीन, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल माना जाता है। और इसके अलावा एक चीज और नोट कर लेना कि भाई ये जो प्रथम ताकतवर शासक भी माना जाता है किसके अनुसार? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। ये थोड़ा सा यहाँ पर नोट करके लिख सकते हो आप। बहुत मजा हो गया। 500 या 2000 एक ही बात है, कोई नहीं लगा सकते हो। देखो क्या लिखना आपको कि भाई ये मेवाड़ का फर्स्ट ताकतवर या फिर बोल सकते हो शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली शासक करे भाई, शक्तिशाली शासक। आगे बात सुनो। इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं चेतर सिंह के काल में एक युद्ध भी हुआ था, लड़ाई भी हुई थी। लड़ाई किस भूमि में हुई थी? कौन सी लड़ाई हुई थी? तो ये जो आपकी लड़ाई हुई थी मुतला के युद्ध के भूमि में कब हुई थी? 1227 ईस्वी में हुई थी। कई किताबों या फिर कई नोट्सों में आपको 1226 से लेकर 1223 ईस्वी में हुई थी, लेकिन ऑथेंटिक जानकारी का जो स्रोत है वो यही कहता है, राजधानी दिल्ली बुक को अगर देख लेना कि 1227 ईस्वी में हुआ था ये युद्ध। इस युद्ध में क्या हुआ था भाई? इस युद्ध में प्रमुख घटना बोल सकते हो ये आपके जेतर सिंह और इल्तुतमिश के दोनों के बीच में हुआ था। तो इस युद्ध में ये उदयपुर और राजवंश की सीमा पर हुआ माना जाता है। तो इस युद्ध में जो है कहीं ना कहीं विजय और लॉस यानी हार का वर्णन मिलता है। ये कहाँ पर मिलता है? ये तो आप देख लेना किन किन के बीच में होता है? इल्तुतमिश के बीच में होता है, इल्तुतमिश और इसके बीच में इल्तुतमिश और जेतर सिंह के बीच में हुआ था। और इसका जो उल्लेख मिलता है वो उल्लेख कहाँ पर मिलता है? हमीर मधुवर्धन में। उल्लेख लिख लेना, उल्लेख हमीर मधुवर्धन में मिलता है। किसके द्वारा लिखा गया था? जय सिंह सूरी। ये भी थोड़ा सा नोट कर लेना, आगामी भर्ती परीक्षा सीईटी को कवर करने वाला आपके समय रहेगा। जय सिंह सूरी के द्वारा लिखा गया था। ये भी थोड़ा सा नोट कर लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे। अगर पूरा वीडियो देखते हो तो ये इंपोर्टेंट भी लगाना ना भूलें। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं जेतर सिंह के बाद में शासक लगातार था तेज सिंह। और एक थोड़ा सा और नोट कर लेना कि भाई जेतर सिंह का इसे जेत सिंह भी बोलते हैं। पिछले क्लास में मैंने बताया भी होगा, जैसे किसी का नाम खेमराज है तो उसे खेमचंद भी बोल सकते हो, खेम सिंह भी बोल सकते हैं। आगे वाले में इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं तेज सिंह। तेज सिंह का जो कार्यकाल हुआ था कब से कब तक हुआ था? तेज सिंह का कार्यकाल था 1253 ईस्वी से लेकर 1273 ईस्वी तक हुआ था। आगे वाले ये मैंने थोड़ा सा लिख दिया यहाँ पर, आप भी नोट कर लेना। सीधी सी बात है कि मेरा जो कार्यकाल है वो यहाँ से लेकर यहाँ से रहा था हुआ था।
इसके बाद में चर्चा करने वाले उपाधियां। देखिएगा, इतिहास पढ़ रहे हो तो आपका थोड़ा सा हार्ड लगेगा। अगर कोई दिक्कत हो रही हो किसी टॉपिक में तो मुझे बता देना। मैं कोशिश करूंगा कि भाई टॉप जहाँ तक ट्रिक मिलेगी वहां तक ट्रिक के माध्यम से पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि बच्चे आजकल के पता है कि ट्रिक की ओर आकर्षित हो रहे हैं, होने भी चाहिए, क्योंकि ट्रिक से ये जल्दी याद होता है। आगे बात समझे। इसके बाद में चर्चा करने वाली उपाधि की चर्चा करेंगे। उपाधि तीन तीन की, एक तो परमेश्वर, एक महाराजा धीराज और एक पंच परमेश्वर, कुछ ऐसे करके थी। तीन उपाधियां मैंने लिखी है, ये थोड़ा सा नोट कर लेना। एक तो थी भाई महाराजा धीराज, एक थी परमेश्वर, एक खिलाड़ी मेरे पंच परमेश्वर के नाम से खिलाड़ी भी है, परमेश्वर अय्यर, आपने देखा हो परमेश्वर। इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये परमेश्वर थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा होगा, तो आपकी सहायता के लिए मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। परमेश्वर, और यहाँ पर होना जाएगा नहीं परमेश्वर। यहाँ तक ठीक चल रहा था। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं कि भाई आपके जो जेठ सिंह हुआ था, या फिर तेज सिंह बोल सकते हो। जेठ सिंह तो पहले पढ़ लिया हमने। तेज सिंह ने किसका निर्माण करवाया था, तो इसने 7 मंजिलें यानी 7 मंजिल का था। कीर्ति स्तंभ बोल सकते हो, या फिर जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये भी थोड़ा सा नोट कर लेना। इसने नहीं करवाया था, इसके कार्यकाल में एक जो शासक हुआ था, कौन सा, जीजाक साहब हुआ था, इसने करवाया था। ये तो क्या था, एक मार्गदर्शन करने वाला था। जैसे गाइडेंस करने वाले होते हैं, जैसे संस्था चला रहे हुए, तो वो संस्था को थोड़ी चला रहे हैं, या फिर जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो चला रहे हैं, पढ़ाने का काम उनका है। तो मेन रूप से जीजाक साहब ही देखने को मिलता है। आगे बात समझे। जैन कीर्ति स्तंभ, तो इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, ये थोड़ा सा नोट कर लेना, कंफ्यूजन वाला सवाल है। जिजाक साहब, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं मेवाड़ में जो इनके कार्यकाल में घटना हो रही थी, घटना कौन सी हुई थी, ये भी थोड़ा सा नोट कर लेना। घटना जो है वो आपकी इस प्रकार से हुई थी कि भाई इनके कार्यकाल में एक जो मेवाड़ के इतिहास में पहला जो चित्र भी लिखा गया था, चित्र का नाम क्या था, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये भी थोड़ा सा नोट कर लेना, लिखे लेना, या तो थोड़ा सा नोट कर लेना। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। आगे बात समझे। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं रावण रतन सिंह। रावण रतन सिंह की कहानी अनोखी है, प्रेम वाली कहानी है। बच्चे, आपको पता है कि इस जीवन में प्रेम से ज्यादा आकर्षित होते हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि 18 से 21 माफ कीजिएगा 18 से लेकर 25 तक जो आयु होती है ना, वो साइकोलॉजी यानी मनोवैज्ञानिक की अनुसार आपकी तूफानी एज के नाम से जानी जाती है। तो वाजिब सी बात है, होना भी चाहिए। आगे बात समझे। इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं रावण रतन सिंह के बारे में। इनका जो कार्य हुआ था वो कब से कब तक रहा था, देखिएगा। इनका कार्यकाल रहा था 1301 ईस्वी से लेकर 1303 ईस्वी तक। ये भी थोड़ा सा लिख लेना, थोड़ा सा नोट कर लेना रहेगा। पूछ लिया जाता कार्यकाल, वैसे कभी पूछा जाता, 90% एग्जाम में नहीं पूछा जाता, 10% आपकी किस्मत खराब हो, पूछ लिया जाता है। आगे बात सुनिए। इसके बाद में चर्चा करने वाले एक ग्रंथ है, कौन सा है, पद्मावत। पद्मावत ग्रंथ की रचना किसने की थी भाई, मलिक मोहम्मद जायसी। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखा है, महमूद जायसी, या फिर मलिक मोहम्मद जायसी बोलते हैं। किसने लिखा था भाई, मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, पद्मावत। पद्मावत, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, लिखे लीजिए, पद्मावत। आगे बात समझे। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं विवाह, यानी रतन सिंह का विवाह किसके साथ में हुआ था। सीधी सी बात है, पद्मिनी के साथ में हुआ था। और पद्मिनी के साथ में हुआ था, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि ये कहाँ की थी, सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी। सिंगल द्वीप की राजकुमारी, सिंगल द्वीप कहाँ पर है, श्रीलंका में स्थित है। ये भी थोड़ा सा नोट कर लेना, लिख लेना।
सिंहल को सिंहल भी बोलते हैं, सिंहल द्वीप की कौन पद्मिनी, पद्मिनी आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं, तो थोड़ा सा मैं नीचे लिखने की कोशिश करूंगा, पद्मिनी। आगे बात समझो। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं कि भाई पद्मिनी जो थी वो सुंदरता में काफी सुंदर थी, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता इसकी सुंदरता को। तो वही सुंदर थी, तो भाई सीधी सी बात है, सुंदर लोगों को कौन जीने देता है, जमाना खराब है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। तो थोड़ा सा नोट कर लेना कि इसकी सुंदरता का जो चित्रण है वो भी किया था, सुंदरता का चित्रण किया था, किसने किया था रे, हीरामन ने, तोता ने। किसके सम्मुख किया था रे, अलाउद्दीन खिलजी, जिसे एके के नाम से भी जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के सामने क्या किया था कि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा था कि आसपास में कौन सुंदर है, दिल्ली का रहने वाला था, और आक्रमण भी किया था, पहला साका भी हुआ था। ये भी थोड़ा सा देखने वाले, नोट करने वाले हैं। आगे बात समझ रहे, देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण जो किया था वो मुख्य रूप से आपके चित्तौड़ पर किया था। चित्तौड़ पर क्यों किया था ये भी तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। चित्तौड़ पर आक्रमण क्योंकि ये मालवा जाने का प्रमुख मार्ग था, दक्षिणी राजस्थान में मालवा जाएगी, मालवा गुजरात में पड़ता है, वहां पर जाने का प्रमुख मार्ग था। आगे बात समझो। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं राघव चेतन की। राघव चेतन, राघव चेतन कौन था, दरबारी तांत्रिक था, तांत्रिक बोल सकते हो, तांत्रिक। थोड़ा सा नोट कर लेना, लेना लिखने का थोड़ा सा कष्ट नहीं किया करो भाई। तांत्रिक था, सब कुछ जानता था। तो वही रावल रतन सिंह को पता चल गया, तो इसने इसको देश निकाला दे दिया। देश निकाला दे दिया तो ये कहां पर चला गया रवि, दिल्ली चला गया। एक कहावत भी, दिल्ली चलो मारो फिरंगी। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का प्रमुख शासक मानते हैं, महत्वपूर्ण शासक भी माना जाता है। देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय किया था, कब किया था, जो आक्रमण है आपके जनवरी 1303 ईस्वी के आसपास लेकर 1303 ईस्वी के पास में हुआ माना जाता है। तो आक्रमण के तो कारण माने जाते हैं, कारण जो मैंने सीधा से लिखा है, आक्रमण का कारण लिख सकते हो यहाँ पर। कारण कौन सा था भाई, मालवा जाने का प्रमुख मार्ग था। और दूसरा कारण महत्वपूर्ण कारण ऐतिहासिक दृष्टि से लिख सकते हो। पहला कारण तो ये हो गया ना, दूसरा कारण लिख सकते हो आप कौन सा, अलाउद्दीन खिलजी की नीति कैसी थी भाई, नीति थी सीधी सी बात है कि भाई साम्राज्यवाद की नीति थी, साम्राज्यवाद की। पहले के समय में क्या हुआ करता था कि भाई जो राजा था, शक्तिशाली राजा होता था, वो साम्राज्यवाद की नीति अपनाता था। क्योंकि भाई साम्राज्यवाद की नीति अपनाएंगे, सीधी सी बात है कि साम्राज्य का विस्तार होगा, साम्राज्य का गुणगान भी हुआ माना जाता है। तो इसकी भी नीति कैसी थी, साम्राज्यवादी थी। यानी दिल्ली से राजस्थान में जाएगा, राजस्थान से गुजरात में जाएगा, गुजरात से और जिले में जाएगा, गोवा केरल में जाएगा, तमिलनाडु चेन्नई में जाएगा। आगे आप समझे। इसके बाद चर्चा करने वाले हैं इसी के कार्यकाल में, रतन सिंह के कार्यकाल में प्रथम साका हुआ था चित्तौड़गढ़ में। साका बोलते हैं कि भाई जिस युद्ध में यानी राजा और उसकी पत्नी दोनों क्या कर ले अपनी, यानी राजा की तो युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाए और पत्नी जो है जोहर कर ले। जोहर का मतलब उसकी जो डेथ बॉडी है, मर्द शरीर है, उसके साथ में क्या कर ले रही, वो भी अपनी जो चिता के साथ में जल जाए, मर जाए। आगे बस इसके बाद चर्चा करने वाले जो फर्स्ट साका हुआ था, कब हुआ था, 26 अगस्त 1303। 26 अगस्त 1303 में हुआ था। आशा करता हूँ कि आपने उतार लिया होगा, अगर नहीं उतारा है तो इसका कहीं ना कहीं स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा बिठा लेता हूँ। इसके बाद में और भी चर्चा होने वाली है, करने वाले चर्चा ये करने वाले हैं कि भाई फर्स्ट जो साका हुआ था इसमें जो है आक्रमणकारी तो कौन था, आक्रमणकारी आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एक ही लिख देता हूँ, आप अलाउद्दीन खिलजी पूरा लिख लेना, सब समझदार हो।
इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं जोहर किसने किया था और केसरिया किसने किया था। जोहर का मैंने आपको मतलब बता दिया कि भाई जोहर क्या होता है, यानी राजा मर गया उसके बाद में उसकी पत्नी भी मर जाती थी। तो जोहर किया था पद्मिनी ने, पद्मिनी ने, रानी पद्मिनी बोल सकते हैं, पद्मिनी की बात है। केसरिया किया था किसने, रावल ने, राजा सिंह ने। आगे बात समझे। आज हमने मेवाड़ के जो भुइल वंश के जो शासक हुए थे उनके बारे में चर्चा कर ली है। आगे जो हमारी जो वीडियो क्लास है वो भी 1-2 दिन के बाद में आ जाएगी, क्योंकि अभी जो मेरे समीकरण है वो कहीं ना कहीं नहीं बैठ पा रहे। जैसे ही बैठ जाएंगे तो आगे भी और भी चर्चा करने वाले हैं। और अगर आप में से किसी बच्चे को शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए तो वो शॉर्ट क्वेश्चन भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है। और इसके बाद में थोड़ा सा और बताना देना चाहता हूँ कि आप वीडियो देखते हो तो मेरे चैनल यानी डांस क्लासेस की यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और लाइक शेयर तो करोगे, कमेंट भी कर दिया कर सकते हो, करने की थोड़ी सा कष्ट करना, ज़्यादा समय नहीं लगता है। और ऐसे बच्चे तक पहुंचाना है जो वाकई में शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, उसके पास में नेट है, मोबाइल है, लेकिन कोचिंग की भारी फीस वसूल नहीं करना चाहता है या फिर नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि ऑफलाइन कोचिंगों की फीस कितनी है। सब्जेक्ट के हिसाब से देख सकते हो, इतिहास का मैं पढ़ा रहा हूँ, और आप पॉलिटी की बोलना चाहोगे तो पॉलिटी भी आपको और भी पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पर रियल सर देख सकते हो आप, देवगुरु क्लासेज के नाम से, इतिहास से सबसे बढ़िया पढ़ाई है उन्होंने। आगे बस आज के लिए सिर्फ इतना ही है, धन्यवाद। आगे भी हमारी क्लासेज जारी रहेगी।